डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको CBSE क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ट्रायंगल बनाने के लिए जो भी आवश्यक बेसिक होंगे, ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही, उतने बेसिक्स को बताऊंगा। उसके बाद एक एक थ्योरम को काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी इजी वे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रायंगल के बारे में कोई डाउट्स नहीं रहेगी, सारे थ्योरम्स को आप यूँ बना लेंगे। तो अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो मेरा भी मनोबल भाई ऊंचा होना चाहिए, तो मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल जो है सो दो वर्ड, ट्राई और एंगल्स। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री, और एंगल्स मीन्स तो ये समझते ही हैं, तो थ्री एंगल वाला यानी कि त्रिकोण वाला। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे, देखिए दो तरह के फिगर होते हैं, क्लोज्ड फिगर, एक ओपन फिगर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ओपन फिगर है, ये क्या है? क्लोज्ड फिगर है। ये सब क्या है? क्लोज्ड फिगर। इसमें कोई रास्ता नहीं है इसमें इन करने के लिए, इसके अंदर अगर आप जाना चाहें तो कोई रास्ता नहीं है, बट इसमें यहाँ पे पाथ बना हुआ, तो ये क्लोज्ड फिगर है। तो ट्रायंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है, और ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो थ्री लाइन सेगमेंट्स के इंटरसेक्ट करने से बनती है। एक्चुअली में ये पॉलीगन है जिसके थ्री साइड्स होते हैं। तो ट्रायंगल को आप डिफाइन कर सकते हैं और पॉलीगन विथ थ्री साइड्स, और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर क्लोज्ड फिगर यानी कि ट्रायंगल होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, तो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और दूसरा थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे थ्री लाइंस तो हैं, बट ये ओपन फिगर है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, तो इसे ट्रायंगल नहीं हुआ। इसमें देखिए थ्री लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ए बी, बी सी, ए सी, और ये क्लोज्ड फिगर भी है, तो ये ट्रायंगल होगा। ये देखिए ये क्लोज्ड फिगर है ना, लेकिन इसमें जो है सो चार इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इसी तरह से इसमें फाइव इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्लोज्ड फिगर है, फिर भी ये ट्रायंगल नहीं होगा। यानी कि ट्रायंगल होने के लिए दो कंडीशन हुआ, एक तो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। दोनों कंडीशन होंगे तभी ये ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल के बारे में आप जान गए कि ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ट्रायंगल में जो है सो टोटल 6 पार्ट्स होते हैं जनरली, 3 एंगल्स 3 साइड्स। और अगर पॉइंट को ले लें, अगर यदि इस पॉइंट को, इसको जैसे ये है A, ये B और इसको C, तो इसको वर्टिसेस कहते हैं। तो पहले 3 साइड्स कैसे लिखेंगे? देखिए AB, तो AB, इसको AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं, यानी कि AB या BA। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना AB और BA। इसी तरह से BC को क्या लिख सकते हैं? गेस कीजिए, BC और CB। AC को क्या लिख सकते हैं? AC और CA। तो इस तरह से तीनों साइड को हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आइए थ्री एंगल्स। आप देख रहे हैं ये वाला जो इंक्लाइनेशन है ना, ये एंगल्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वर्टेक्स है और ये इंक्लाइनेशन एंगल है। तो जैसे ये एंगल A है, तो एंगल A को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए यहाँ पे एंगल A को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल A, या एंगल BAC लिख सकते हैं। देखिए BAC, यानी कि ये बीच में आया, BAC, B और C के बीच में A है, तो ये एंगल A को रिप्रेजेंट किया। तो एंगल A को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल CAB। इसी तरह से एंगल B को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस एंगल को या तो CBA या ABC या एंगल B कहिए, सबका मतलब एक ही हुआ। और एंगल C को बताइए, आप सीख गए होंगे, तो एंगल C को क्या कहते हैं? एंगल C कहते हैं, या एंगल BCA कहते हैं, या एंगल ACB कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आइए साइड्स। देखिए साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एंगल्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल क्या क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं और एस्केलेन ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं भाई? हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। देखिए इस ट्रायंगल में ABC में AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है, और सारे एंगल्स देखिए ये एंगल और सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसा ट्रायंगल जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेगा। फिर जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, सिर्फ और सिर्फ दो साइड इक्वल हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, AB और AC इक्वल है, इस दोनों का मेजरमेंट मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों अपोजिट, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये, और इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये भी इक्वल होगा। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और तीसरा टाइप होता है एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है, कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं होता है। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप। अब आगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वैसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल जो हैं सो 90 से लेस हो जाए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। देखिए यहाँ ये 70 है, ये 30 है और 80 है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं 90 से लेस है, इसलिए ये कौन सा ट्राइंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। उसके बाद दूसरा टाइप होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वैसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो यानी कि ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। जैसे कि यहाँ देखिए इसका ये एंगल 120 है, ये 40 है और ये 20 है, यानी कि ये इसमें एक एंगल जो है सो ऑब्ट्यूज है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, अदर दोनों एक्यूट होगा, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकती है, एक ही 90 डिग्री का हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये राइट एंगल का बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। या ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इस तरह से साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल के 3 टाइप्स हो गए, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड एस्केलिन। और एंगल्स के बेसिस पे भी ट्राइंगल के 3 टाइप्स हो गए आपको, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम आपको बताएंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। इसकी जरूरत मुझे आगे चैप्टर में जब पढ़ने वाली है, तो पहले हम उसको सीख लेते हैं, फिर हम थ्योरम बताएंगे आपको। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं? सेंट्रॉइड कहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहिए, या मास सेंटर कहिए, या बैरी सेंटर कहिए, या ज्योमेट्रिक सेंटर कहिए, क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मेडियंस। देखिए ट्राइंगल में इसके लिए सेंट्रॉइड समझने के लिए आपको मेडियन समझना होगा और कनकरेंट लाइंस समझने होंगे। सबसे पहले समझिए कनकरेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। जैसे 2 लाइन हमने खींचा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन जो होंगे ये कौन सा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। बट 2 से ज़्यादा लाइंस यदि एक ही पॉइंट से क्रॉस करे, एक ही पॉइंट से पास करे, तो उसको कनकरेंट लाइंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन हो गया, ये आपका, फिर एक ये और एक ये, तीनों एक ही पॉइंट से जा रही है, तो ये कनकरेंट लाइन होगा। बट ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो आप कनकरेंट लाइन समझ गए और इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया आपको। अब हमको समझाते हैं आपको कि मेडियंस क्या होते हैं। जैसे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो इस ट्राइंगल में देखिए ये ट्राइंगल है, इसका नाम रखिए, दे देते हैं ABC। इस साइड BC लीजिए, BC का मान लीजिए मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट का मतलब समझते हैं, मान लीजिए D, मान लीजिए ये बराबर ये है ना कि BD बराबर CD है, इसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे तो यही मेडियंस कहलाएगा। एक ट्राइंगल में 3 मेडियंस होते हैं, तो मेडियन समझ में आ गया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि तीनों मेडियंस जो ट्राइंगल के होते हैं वो कनकरेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से पास करते हैं। यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में मेडियन एक AD है जो कहाँ से पास कर रही है? इस पॉइंट से पास कर रही है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम G दे देते हैं। मीडियन जो है सो CF है, ये भी G से पास कर रही है। मीडियन BE जो है ये भी G से पास कर रही है। तो 3 मीडियंस जो ट्राइंगल के होते हैं वो कनकरेंट होते हैं। जिस पॉइंट पे आकर के तीनों मीडियन मिलती है उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास सेंटर या वेरी सेंटर या आप उसको जो है सो जियोमेट्रिक सेंटर कह सकते हैं। तो मीडियन समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया, उसके बाद कनकरेंट लाइन समझ में आ गया और सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो सेंट्रोइड है ना एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए AG वाला पार्ट जो है सो अगर 20 होगा तो ये 10 होगा। देखिए 20 यानी कि AG रेशियो GD क्या आएगा? 20:10 यानी कि 2:1। इसी तरह से अगर यदि BG और EG का रेशियो निकालेंगे तो BG जो होगा सो EG का डबल होगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा इसका डबल होगा। और CF के केस में देखिए CG जो होगा GF का डबल होगा, यानी कि BG रेशियो G भी 2:1 होगा, CG रेशियो GF भी 2:1 होगा और AG रेशियो GD भी 2:1 होगा। यानी कि मीडियन जो होते हैं एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा सेंट्रोइड। अब मैं आपको सेंट्रोइड के बाद सर्कम सेंटर बताऊंगा। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। देखिए सर्कम सेंटर समझने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझना होगा। जैसे कि देखिए ये लाइन सेगमेंट है, ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका लेंथ कितना है
10 सेंटीमीटर है। अब एक ऐसा लाइन खींचिए जो इसको 5 कर दे, मतलब इसके मिड पॉइंट से भी गुजरे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो देखिए इस ट्राइंगल में 3 साइड्स है, ए बी, बी सी और ए सी। तो साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है, यानी कि ये पॉइंट जो यहाँ से है, यहाँ इसको L ले लें तो AL इक्वल टू BL होगा, यानी कि ये मिड पॉइंट भी होगा और ये एंगल 90 भी होगा। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह से ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? कंकरेंट हैं। कंकरेंट समझ रहे हैं ना, पीछे बताए थे आपको। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। इस पॉइंट का नाम हम O रख देते हैं, तो इसी पॉइंट को कहेंगे सरकम सेंटर। देखिए सरकम सेंटर जो होती है, ये पॉइंट जो है वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होती है, यानी कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला लाइन ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ से ये कीजिए और यहाँ से ये नहीं कि ये पॉइंट जो है तीनों वर्टेक्स से OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यानी कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब इसका ये हुआ कि O को सेंटर लेके और O रेडियस लेके सर्कल खींचेंगे तो इस तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए ये सर्कल जाएगी। इस सर्कल का नाम होगा सरकम सर्कल। देखिए सरकम सेंटर ट्राइंगल के इनसाइड भी हो सकती है और ऑन द ट्राइंगल भी हो सकती है, आउटसाइड द ट्राइंगल भी हो सकती है, बट इनसे आपको सेंट्रॉइड जो होती है वो हमेशा विद इन ट्राइंगल होती है। तो सरकम सेंटर समझ में आ गया। सरकम सेंटर के बाद हम आपको बताते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। आप बताइए एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है भैया? आप देखिए यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स ए हुआ और इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन हुआ? BC। इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो यही एल्टीट्यूड हो जाएगा। एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, ध्यान दीजिए, ये एल्टीट्यूड और इसको बेस कहेंगे, यानी कि इस बेस का एल्टीट्यूड ये है। और इसी तरह से AB अगर बेस लेते हैं तो एल्टीट्यूड CN होगा और AC अगर बेस लेंगे तो एल्टीट्यूड BM होगा। 3 एल्टीट्यूड्स जो होते हैं कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है भैया ऑर्थो सेंटर। अब आगे इन सेंटर क्या होते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, डिनोटेड बाय I। इन सेंटर देखिए ये एंगल है ना ट्राइंगल का, इंटरनल एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। यानी कि मान लीजिए ये एंगल अगर यदि 100 है तो ये 50-50 हो जाएगा, यानी कि इस एंगल को 2 पार्ट कर दिया। ये लाइन जो है ना, इस एंगल को कितने पार्ट्स कर रहे हैं? 2 पार्ट्स कर रहे हैं। अगर इसको 2 पार्ट्स कर रहे हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। हम इसका नाम दे देते हैं AD, BE, CF। ये तीनों देखिए एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है? इसी को इन सेंटर कहते हैं। यानी कि तीनों इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट से क्रॉस करती है उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर से क्या होता है भाई? इन सेंटर से इन सर्कल खींचा जाता है। इन सर्कल वैसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए जाती है। ध्यान दीजिएगा, सरकम सर्कल क्या होता था? ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जाती थी, और इन सर्कल क्या होता है? तीनों साइड्स को टच करते हुए जाती है। मतलब इसको सेंटर लेकर के और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दूं और इस रेडियस से और इसके इस देखिए सेंटर ये और रेडियस ये परपेंडिकुलर लाइन अगर सर्कल खींचे ना तो ये जो है सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएंगे। तो ये जो टच करते हुए जाएंगे तो ये इन सर्कल हो गया। तो आप सीख गए, सरकम सेंटर सीख गए, उसके बाद सेंट्रॉइड सीख गए, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इसको याद रखिएगा, आगे बहुत काम देने वाला है। 9th में नहीं 10th में भी आपको काम देगा। अब हम आपको अब बताएंगे एक्सियम क्या होते हैं, उसके बाद थ्योरम्स की ओर। एस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। देखिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, एक्सियम 7.1 एस कॉन्ग्रुएंट रूल। Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle।
अब देखिए ये स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या लिखना है मुझे, गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट में आपको क्या दिया गया, दो ट्राइंगल दिया गया है ना, तो दो ट्राइंगल लिख दीजिए, सीधी सी बात है, ट्राइंगल एबीसी या ट्राइंगल डीईएफ। तो हम दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल एबीसी या ट्राइंगल डीईएफ। अब देखिए गिवन दैट में लिखेंगे टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ इन व्हिच एबी इक्वल टू डीई। देखिए इसमें एबी क्या है, डीई के बराबर है, एंड AC इक्वल टू DF एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D। यानी कि इस दो ट्राइंगल में AB इक्वल टू D है, AC इक्वल टू DF है, अब बीच का जो ये एंगल A है एंगल D के बराबर है। तो गिवन दैट में क्या लिखे भैया, दो ट्राइंगल, तो गिवन दैट टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF इन व्हिच क्या क्या है उसमें, तो AB इक्वल टू D, AC इक्वल टू DF, एंगल A इक्वल टू एंगल D। इतना लिख दीजिए। और लिखने के बाद देखिए अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे RTP में, रिक्वायर्ड टू प्रूव में। RTP में क्या करना है आपको, इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट दिखाना है, तो आप लिख दीजिए ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट ट्राइंगल DEF। अब RTP के बाद प्रूफ, प्रूफ में आइए। प्रूफ में क्या करना है आपको कि आप बस जस्ट समझिए कि इसको कट और पेस्ट करना है। इस ट्राइंगल को अगर यदि आप ब्लेड से कट कर लें, पेपर पे बना के इसके ऊपर रख दें, दोनों कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, एकदम कवर कर लें, यानी कि इसके इस DEF के ऊपर में अगर ABC को रख दें तो DEF दिखाई नहीं दे, तो ये दोनों ट्राइंगल कंपोनेंट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही इसको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लेस ट्राइंगल ABC ओवर ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी कि इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पे प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है, सच दैट द साइड AB, ये जो साइड AB है ना, ये फॉल्स कहाँ करना चाहिए, DE पे। तो सच दैट द साइड AB फॉल्स ऑन साइड DE। जब यानी कि इसको कट कर लीजिए, कट करके इस पे रखिए, इस तरह से रखिए कि AB जो साइड है वो DE पे फॉल्स करे, और इसके साथ साथ ये जो वर्टेक्स A है ना, वो वर्टेक्स D से मैच करना चाहिए, A D पे फॉल्स करे। तो इसके लिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्लेस ट्राइंगल ABC ओवर ऑफ ट्राइंगल DEF सच दैट द साइड AB फॉल्स ऑन साइड D एंड वर्टेक्स A फॉल्स ऑन D। यानी कि AB फॉल्स करेगा DE पे और A फॉल्स करेगा D पे। अब गौर कीजिए, A कहाँ फॉल्स कर रहा है, D पे, AB किसके अलोंग है, DE के अलोंग। अब भैया आपको ये भी तो दिया हुआ है कि AB बराबर DE है, तो जब A D से मैच कर जाएगा और AB DE के बराबर है, तो B किससे मैच करेगा, गेस कीजिए, B मैच करेगी E से। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस AB इक्वल टू DE देयरफॉर B फॉल्स ऑन E। अब आगे, अब देखिए आपको एंगल A इक्वल टू एंगल D भी तो दिया हुआ है, तो जब आप इस ट्राइंगल को यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा तो AB, हमने पहले भी बताया था कि AD के अलोंग और AB के अलोंग DE हो जाए, यानी कि AB और DE एक पोजीशन में आ जाए, और चूंकि AB बराबर DE है तो B और E भी एक जगह पे आ जाएगा। इस तरह से ये साइड जो है सो AB इसको कवर कर लेगी, A D को कवर कर लेगी और B E को कवर कर लेगी। अब चूंकि आपको दिया गया है कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, इसका मतलब AC और DF एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, इसलिए हम लिखे हैं कि सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब हुआ कि AC DF को कवर करेगी, तो AC फॉल्स ऑन DF, तो AC फॉल्स किया DF पे। एक बात और, अब देखिए ये यानी कि AC लाइन DF पे फॉल्स कर रही है और AC और DF बराबर दिया गया है, तो बट AC इक्वल टू DF आपको गिवन है ये AC और DF बराबर है। तो अगर AC इसके अलोंग आ रही है और DF के बराबर ही AC है, तो C किसके अलोंग फॉल करेगा, तो C फॉल्स ऑन F। इस तरह से A आपको D पे आ गया, B E पे आ गया और C कहाँ चला गया, F पे आ गया। तो जब हम इस ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEF से सुपरपोज करेंगे तो ये एग्जैक्टली ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF को क्या करेगा, कवर कर लेगा। दस ट्राइंगल ABC कवर्स ट्राइंगल DEF एग्जैक्टली, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट ट्राइंगल DEF हो गया। समझ में आया ना, बस जस्ट इतना समझ लीजिए कि इसको कट करके इसके साइड के लॉन्ग पेस्ट कर देना है, दोनों एक दूसरे को ढक देगा, कवर कर लेगा, मतलब इसको यहाँ पे रखने के बाद अंदर वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली और ऊपर वाला ये ABC जो आएगा दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गया। अब आपको हम थ्योरम नंबर 1 बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
थ्योरम 7.1 एनसीईआरटी क्या कहता है भैया ये थ्योरम? ये कहा, इस थ्योरम का नाम क्या है? इस थ्योरम का नाम है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। अब जैसा कि देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे है, एक ट्राइंगल डीईएफ यहाँ पे है। जैसे इस ट्राइंगल का यानी कि एबीसी का एंगल बी और डीईएफ का एंगल ई, ये दोनों सेम हो जाए, मान लीजिए 70-70 हो जाए। उसी तरह से इस ट्राइंगल का यानी कि एबीसी का ए और डीईएफ का डी, ये सेम हो जाए। इस दोनों एंगल के बीच का साइड यानी कि ए बी और इस दोनों एंगल के भी बीच का साइड यानी कि डी सेम हो जाए तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ध्यान दीजिए, ए डी के इक्वल हो जाए, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए, और ए और बी के इंक्लूडेड जो साइड है यानी कि ए बी, यहाँ पे डी और ई से जो इंक्लूडेड साइड है डी, ये दोनों सेम हो जाए तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, यहाँ पे एक दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं डी ई एफ। इस दो ट्राइंगल में मान लीजिए ये साइड ए बी इसका 5 सेंटीमीटर हो जाए और इस ट्राइंगल का डी ई जो है सो 5 सेंटीमीटर हो जाए। फिर एंगल बी सपोज कीजिए ये 70 हो जाए और इसमें एंगल ई भी 70 हो जाए और ये जो है सो 30 रहे और यहाँ भी ये 30 रहे। तो देखिए बी इक्वल टू ई हुआ, ए इक्वल टू डी हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और साइड ए बी इक्वल टू साइड डी है, तब जाके ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं ए बी सी, एक यहाँ पे बना लिए डी ई एफ। अब इस ट्राइंगल में ये तो 5 सेंटीमीटर है बट इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 70 है, इसमें ये एंगल 70 है और ये 30 है और इसमें ये 30 है। तो देखिए इसमें दोनों एंगल तो ठीक है, ये डी इक्वल टू ई है, ए इक्वल टू डी है, बट ए बी साइड जो है सो डी के बराबर नहीं है, ए बी किसके बराबर? डी एफ के। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल साइड एंगल का स्टेटमेंट क्या है ये समझ गए। अब हमको प्रूफ करना है, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले उसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट में हम थ्योरम को जस का तस लिख देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने थ्योरम लिखा है, ऐसे ही आप एग्जाम में भी चाहे तो लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। स्टेटमेंट के बाद यानी कि ये हो गया स्टेटमेंट आपका थ्योरम 7.1 जो है ना, जो दिया रहता है क्वेश्चन, वही आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट हो गया। ऊपर में आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, जनरली क्वेश्चन में ही लिखा रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टेटमेंट के बाद किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए गिवन दैट क्या दिया गया है आपको। तो भैया क्या दिया गया है? दो ट्राइंगल दिया गया है ना, तो आप दो ट्राइंगल दिया गया तो आप सबसे पहले गिवन दैट में लिखिएगा टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए ए बी सी और डी ई एफ। क्या क्या दिया गया है? तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, देख रहे हैं ना, इसको हम कैसे कवर किए हैं। एंगल बी और एंगल ई सेम है और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ए बी इक्वल टू डी, तो यहाँ ए बी इक्वल टू डी ही लिख लेंगे। यानी कि गिवन दैट में हो गया टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ in which angle B equal to angle E, angle A equal to angle D and AB equal to DF। इसको ऐसे करके यहाँ लिख लेना है। अब गिवन दैट के बाद हमको क्या प्रूफ करना है? तो उसके लिए लिखेंगे RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, यानी कि ABC को DEF से कॉन्ग्रुएंट करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ ABC लिखे हैं तो यहाँ DEF कोरस्पोंडिंग साइड के लोग ही लिखना पड़ता है ना। यहाँ हम EDF या FDE लिख देंगे, इधर ABC लिख देंगे तब गलत हो जाएगा। तो अगर इधर लिखें ABC तो इधर भी DEF, ताकि कोरस्पोंडिंग साइड जो है शो मैच करे। यहाँ पे देखिए AB है, यहाँ भी पहले यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे A, सेकंड पे B और थर्ड पे C है। यहाँ फर्स्ट पे D, सेकंड पे E और थर्ड पे F है। यानी कि इधर 1 2 लेते हैं AB, इधर D होना चाहिए। A है तो D होना चाहिए, B है तो E होना चाहिए, ऐसे करके मैच करके ही लेना है। तो ये हमको प्रूव करना है, यानी कि प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब प्रूफ करने के लिए अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखिएगा। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। केस 1 में देखिए यहाँ पे पहले कंपैरिजन कीजिए। आप एक चीज़ समझिए, आपके पास अभी आप क्या पढ़े हैं? आप SAS एक्सियम पढ़े हैं।
तो आप उसी का यूज करके इसको प्रूव कीजिएगा। मतलब दो साइड और बीच का जो इंक्लूडेड एंगल जो आप पढ़े थे पिछले थ्योरम में, थ्योरम नहीं कि उसको एक्सियम कहिए, तो उस एक्सियम का यूज करके इसको प्रूव करना है। यानी कि एक साइड तो ये यहाँ दिख रहा है, ये एक एंगल भी दिख रहा है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, AC और DF बराबर हो जाए, तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि ये साइड इसके बराबर तो गिवन ही है, ये एंगल इसके बराबर दिया गया है। अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम हो जाएं, ये प्रूव कर पाए, पॉसिबल हो पाए कि AC इक्वल टू DF हो जाए, तब जाकर के साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड अप्लाई हो जाएगी और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हमको AC और DF के बारे में तो पता नहीं है कि ये इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। देखिए दो किसी भी नंबर को कंपेयर कीजिएगा तो या तो वो इक्वल होगा, जैसे मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट से कंपेयर करते हैं, इसके बारे में पता नहीं है कि कौन ये बराबर इक्वल है या ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो हम कंपेयर करते हैं। एक केस में मान लेंगे कि या तो ये इसकी इक्वल है या ये जो है सो ग्रेटर होगा AC से, यानी कि AC स्मॉलर होगा और DF ग्रेटर होगा। तो पहला केस में मान लेंगे कि AC इक्वल टू DF है, देखेंगे उसमें कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं। दूसरे केस में लेते हैं कि AC जो है स्मॉलर है, DF ग्रेटर है, और तीसरे केस में लेते हैं कि AC ग्रेटर है और ये DF जो है सो स्मॉलर है। तो तीन केस में इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो केस 1 में हम कंपेयर करते हैं, केस 1 में हम लेट कर लेते हैं, लेट AC इक्वल टू DF, यानी कि हम इसको मान लिए कि AC इक्वल टू DF है। तो ध्यान दीजिए दो नंबर है, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। तो पहला केस में क्या लेना है भैया, दोनों इक्वल है, तो हम लेट कर लिए AC इक्वल टू DF। अब देखिए, अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में आप देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसमें क्या क्या कंडीशंस आपको आ गया। पहला आ गया आपको कि AB इक्वल टू DE, कहाँ से आया है भैया, ये तो गिवन ही है आपको ना, ये तो थ्योरम में ही बता रहा है कि AB और DE इक्वल है। फिर देखिए आप एंगल A इक्वल टू एंगल D, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हम लिख देते हैं। अभी जस्ट क्या लेट किए हैं आप, AC इक्वल टू DF, तो ये भी लिख लेते हैं AC इक्वल टू DF। सबका रीजन दे देना है, ये भी आपको गिवन हो जाएगा और ये हो जाएगा लेट किए हैं, तो यहाँ लेट लिख लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, तो AC इक्वल टू DF। अब देखिए AB किसके इक्वल हो गया, D के। एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल D के। देख रहे हैं AB इक्वल टू D, तो यहाँ AB और ये D इक्वल हो गया, लिख लिया यहाँ पे। फिर एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D भी यहाँ पे लिख लिए है। AC इक्वल टू DF आपने लेट किया है, तो AC इक्वल टू DF हो गया। तो देखिए साइड एंगल साइड, SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दिस इंप्लाइज दैट बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। इस तरह से केस 1 में जब AC और DF बराबर है तब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब केस 2 में हम क्या लेट करेंगे, केस 2 में लेट करेंगे कि DF ग्रेटर है और AC स्मॉलर है। तो देखिए कैसे केस 2 में प्रूव करते, कितना आसान है। केस 2 में देखिए, केस 1 में हमने क्या किया था कि दोनों के इक्वल लिया था। अब हम मान लेते हैं कि AC और DF इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। तो केस 2 में हमने क्या लेट किया कि DF ग्रेटर देन AC। तो केस 2 when DF greater than AC, that is AC is not equal to DF। अब केस 2 में देखिए जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो इस पर हम एक ऐसा पॉइंट लें, यानी देखिए यहाँ पे G लिए है ना, इस तरह से लेंगे, ये बड़ा है ना, इसको थोड़ा सा काट के अलग कर देंगे, इस तरह से हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट G लेंगे, ये DG जो है ना AC के इक्वल हो जाए। ध्यान दीजिए ये DF बड़ा है, AC से बड़ा है, तो इस पे एक ऐसा पॉइंट लीजिए जी ताकि ये DG जो है AC के इक्वल हो जाए। तो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब इस दोनों ट्राइंगल में हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो टेक अ पॉइंट G, देखिए टेक अ पॉइंट G ऑन DF सच दैट DG इक्वल टू AC एंड ज्वाइन EG, यानी कि DF पर एक ऐसा पॉइंट G लीजिए कि DG और AC बराबर हो जाए, E और G को मिला दीजिए। अब देखिए
अब इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी ट्रायंगल ले लीजिए और ट्रायंगल डी ई जी ले लीजिए। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई जी, यानी कि इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए ए बी सी और डी ई जी, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, इस दोनों को कंपेयर करना है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डी ई कहाँ से आया है बताइए, ये तो गिवन है, यहाँ लिख देते हैं गिवन। अच्छा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये भी कहाँ से आया है, गिवन। और आपने लेट क्या किया है, ए सी इक्वल टू डी जी, तो लिखिए ए सी इक्वल टू डी जी बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। अब देखिए ए बी डी ई के इक्वल है, ए सी डी जी के इक्वल है, यानी कि ये ए सी हुआ, ये डी जी के इक्वल है। और ये बीच का साइड ए बी डी ई के इक्वल, ए सी डी जी के इक्वल, ये बीच का एंगल देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये तो आपको गिवन ही है ना कि ए इक्वल टू डी है। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई जी बाई एस ए एस प्रॉपर्टी हो गया। चलिए ऐसे ऐसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी ट्रायंगल के इक्वल होंगे, सीपीसीटी जिसको कहते हैं। सीपीसीटी मतलब क्या क्या होता है भैया, कॉन्ग्रुएंट, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसमें ए बी सी और डी ई जी में ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ई जी होगा। तो देखिए एंगल बी यानी कि ये एंगल जो है सिर्फ इस एंगल के इक्वल है, बट गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, गिवन दैट है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ और सिंपली ई, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल। देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर आपने प्रूव किया, बट गिवन क्या है कि ये एंगल जो है इस पूरे एंगल के बराबर है। तो देखिए ये एंगल इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये बड़ा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि देखिए यानी कि ये छोटा वाला एंगल है ना, ये बड़े वाले एंगल के बराबर हो गया। भैया ये पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल है जो जी एंड एफ क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन जी एंड एफ कोइंसाइड। तो ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल तभी है जब जी एंड एफ कोइंसाइड। एक बार फिर से देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गया ना आपको रिजल्ट में। देखिए डी ई जी इक्वल टू डी एफ, डी ई जी इक्वल टू डी ई एफ, तो ये इक्वल यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये और ये दोनों एंगल इक्वल कब होगा, जब जी कहाँ पे आ जाएगा, एफ पे आ जाएगा। तो हम लिख दिए इसलिए दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन जी एंड एफ कोइंसाइड, हेंस आवर सपोजिशन रॉन्ग। आपने जो माना था वो गलत है। आपने क्या माना था, आपने माना था कि ए सी छोटा है और डी एफ बड़ा है, वो गलत हो गया। इसलिए दोनों ट्राइंगल जो है सो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब केस थ्री में हम मान लेते हैं कि डी एफ जो है सो लेस देन है ए सी। तो क्या करेंगे भाई, देखिए केस थ्री व्हेन डी एफ लेस देन ए सी। देखिए ये डी एफ हो गया यहाँ से यहाँ, ये छोटा है और ए सी क्या है, बड़ा है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि डी एफ किसके बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए। तो प्रोड्यूस डी एफ अप टू जी, यानी कि इसको बढ़ा देंगे इधर की तरफ, इतना बढ़ाइए कि ये पूरा यानी कि डी जी है ना, ये डी और ये जी, डी जी किसके बराबर हो जाए, ए सी के। तो प्रोड्यूस डी एफ अप टू जी सच दैट AC इक्वल टू डी जी नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई जी, यानी कि ये ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए और एक ट्राइंगल डी ई जी ले लीजिए। इस दोनों ट्राइंगल में आप कंपेयर कीजिए, देखिए क्या क्या कंपेरिजन में आएगा भैया। ए बी इक्वल टू डी ई, ये तो आपको गिवन ही है तो गिवन लिख देते हैं। ए सी इक्वल टू डी जी, तो ए सी इक्वल टू डी जी बाई कहाँ से आया भाई, कंस्ट्रक्शन हो गया ये। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी कहाँ से, गिवन, तो गिवन दे दिए। तो देयरफॉर देखिए अभी ये इस साइड के इक्वल हुआ, ए सी जो है से इस साइड के इक्वल हुआ और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, दो साइड और बीच के एंगल वाला, एस ए एफ। देयरफॉर बाय
SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEG, यानी कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल DEG। बट देखिए, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल, ये बड़ा वाला DEG कॉन्ग्रुएंट हुआ ABC का, तो ये एंगल B बराबर हो जाएगा इसके। बट आपको क्या गिवन है? बट एंगल B इक्वल टू एंगल DEF, ये पहले से दिया गया है। आपको दिया गया है कि ये एंगल जो है सो इस एंगल के इक्वल है। बट आप प्रूव क्या किए हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये एंगल इसके भी इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है। तो क्या होगा भाई? ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल DEF इक्वल टू एंगल DEG। देखिए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है तो पिछले केस जैसे लिख देंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड G कोइंसाइड। तो लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड G कोइंसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो माने थे, साबर सपोजिशन रॉन्ग, आप जो माने थे कि ये बड़ा है ये छोटा है, वो गलत हो गया, छोटा नहीं हुआ। तो ना ये तो बड़ा है DF और ना ही छोटा है। पिछले केस में देखे थे हम, बड़ा मान लिए तो वहाँ भी गलत हो गया था। इस केस में छोटा मान लिए, यहाँ भी गलत हो गया। तो ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या होगा? बराबर ही होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, क्योंकि बराबर होगा तो SAS लग जाएगा केस 1 वाला। समझ में आया ना? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, अच्छी तरह से समझा करके फिर से मैं भेजूंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा भैया। नाउ थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि इस थ्योरम में आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जो आइसोसेलेस है। बताइए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जानते हैं ना? वैसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो। सपोज कीजिए कि ये ट्राइंगल जो ABC है ना, इसके दो साइड्स इक्वल है, ये और ये क्या है? बराबर है। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल साइड्स, देखिए AB और AC है, तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? C, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? B। अगर AB बराबर AC है तो ये एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। मतलब इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। यही प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। तो थ्योरम जो का त्यों उतार दिए हम, ऐसे करके लिख दीजिए। फिर गिवन दैट लिखिए। तो भैया क्या दिया गया है आपको? एक ट्राइंगल दिया गया है ABC जो आइसोसेलेस है, यानी कि AB बराबर AC है। तो गिवन दैट हम लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC इन व्हिच AB बराबर AC। देखिए ये ट्राइंगल है ना ABC, इसमें AB और AC इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है? RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि RTP में लिखिएगा एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना है। इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करते हैं हम, A से एक ऐसा लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिए, आप SAS के बारे में जानते हैं, आपके पास यही हथियार है, इसका यूज करके इसको प्रूव करना है। तो आप कैसे कीजिएगा? यहाँ से आप सोचिए कि ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ठीक, हमको यहाँ पे अगर यदि एक ऐसा लाइन खींच दें AD, जैसे कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, इस A को आधा आधा कर दें, यानी कि ये A/2 हो जाए और ये भी A/2 हो जाए। ये AD क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर। याद कीजिए एंगल बाइसेक्टर बताए हैं शुरू में ना, तो ये AD हो गया एंगल बाइसेक्टर, जो BC को कहाँ पे मीट करेंगे? D पे। तो अगर हम ऐसा एंगल बाइसेक्टर खींच दें तो ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बाय यूजिंग SAS प्रॉपर्टी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखिए ड्रॉ AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A टू मीट BC इन D। मतलब A से एंगल A का बाइसेक्टर खींचिए जिसका नाम क्या है AD, जो साइड BC को कहाँ पे मीट कर रही है D पे। देखिए ना यहाँ पे, यहाँ से A से D पे खींचा गया है ना, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे के लिखिए। दो ट्राइंगल ले लीजिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए BAD या एक ट्राइंगल ले लीजिए CAD। तो प्रूफ में इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, इस दोनों ट्राइंगल में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भैया, आपको AB इक्वल टू क्या दिया गया है भाई, AC दिया गया है। ये तो गिवन ही है ना कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये इसमें लिख लीजिए गिवन। रीजन देना बहुत जरूरी है, इसलिए रीजन दे दीजिएगा एग्जाम में, AB इक्वल टू AC। फिर आप देखिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, गेस कीजिए क्यों, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। रीजन इसका क्या दीजिएगा, सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। चलिए तो ये एंगल भी सेम हो गया, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, ये साइड बराबर ये साइड, तो गिवन ही है। और ये देखिए AD जो है सो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, यानी कि ABD में भी AD है और CAD में भी AD है। तो AD इक्वल टू AD क्या रीजन दीजिएगा, कॉमन। इस तरह से देखिए इस दो ट्राइंगल में AB इक्वल टू AC, एंगल दिस इक्वल टू दिस एंड AD इक्वल टू AD कॉमन। तो साइड देखिए यहाँ से साइड एंगल साइड, यहाँ इधर भी देखिए साइड एंगल साइड, यानी कि ऐसे ऐसे। देयरफॉर बाय SAS प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय SAS रूल प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी जो भी कही है, ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्या रीजन दीजिएगा, CBCD। प्रूव हो गया ना, कितना आसान था। थ्योरम 7.3, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि अभी जो थ्योरम आप प्रूव किए हैं उसका कन्वर्स है ये। उस थ्योरम पे जाने से पहले एक चीज़ आप सीखिए। क्या सीखना है आपको, मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपको ABC और एक ट्राइंगल है DEF। इसमें सपोज कीजिए कि एंगल B जो है एंगल E के बराबर है और एंगल A एंगल D के बराबर है, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है, एंगल A इक्वल टू एंगल D है इस दोनों ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, B बराबर E है और A इक्वल टू D है। साथ ही साइड AC इक्वल टू साइड DEF है, AC इक्वल टू DF है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड, यानी कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब एक चीज़ बताइए हमको कि दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये होगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C भी 180 होता है, D प्लस E प्लस F भी 180 होता है। अब A इक्वल है D के तो A और D कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल टू B है आपको E के इक्वल तो B इक्वल टू E हो जाएगा। तो बचा क्या, एंगल C इक्वल टू एंगल F। इस तरह से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस ट्राइंगल के दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल के सेम है, तो तीसरा एंगल ऑलरेडी सेम हो जाता है, यानी कि C बराबर हो गया आपको ये F। तो चलिए C इक्वल टू हो गया आपका F। अब दोनों में कंपेयर कीजिए, एंगल C इक्वल टू एंगल F। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अभी जस्ट प्रूव किए आप, तो जस्ट प्रूफ लिख दीजिए, जस्ट प्रूफ। उसके बाद आप देखिए AC इक्वल टू क्या है भाई, DF, ये तो आपको गिवन ही है, AC इक्वल टू DF दिया हुआ है। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये भी आपको गिवन है, एंगल A और D भी बराबर, यानी कि इस दो ट्राइंगल में देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया,
ये साइड इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA से दिस इम्प्लाई दैट बाय ASA ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दो एंगल और उसके बाद का साइड, एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल का भी कोरस्पोंडिंग दो एंगल और उसके बाद का साइड अगर इक्वल हो तो ASA अपने आप अप्लाई हो जाती है। यानी कि AAS जो है वो भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जहाँ पे दो एंगल और एक इंक्लूडिंग साइड जरूरी नहीं है, इसमें एक साइड कोई भी साइड अगर इक्वल हो तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ AAS होगा वहाँ ASA अपने आप लग जाती है, क्योंकि तीसरा एंगल, दो एंगल सेम हो तो तीसरा एंगल ऑलरेडी सेम हो जाती है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, इसको कोरोलरी कहते हैं। एक्चुअली में थ्योरम से ही आया है, ASA का ही एक पार्ट है। तो इसको हम एंगल साइड डायरेक्ट अप्लाई करके किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम आपके थ्योरम नंबर 7.3 को प्रूव करने में। तो आइए प्रूव करते हैं थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 जो कि कन्वर्स है, अभी जो थ्योरम बताए 7.2 का, इसमें दिया गया है कि आपको एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, और आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC, यानी कि इस एंगल B का अपोजिट साइड हुआ AC और C का अपोजिट हुआ AB। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड यानी कि B का अपोजिट AC या C का अपोजिट AB ये भी इक्वल होगा। तो सबसे पहले गिवन दैट लिखिए। गिवन दैट में क्या लिखेगा? गिवन दैट में लिखेगा अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू एंगल C। RTP में क्या लिखना है भाई? AB इक्वल टू AC। अब यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A टू मीट BC एट D, यानी कि ये बाइसेक्टर खींचिए इस एंगल का, ये एंगल को, यानी कि ये AD लाइन जो है इस पूरे एंगल को, एंगल A को आधा आधा कर दे। सपोज कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये AD जो है सो BC को कहाँ पे मीट कर रही है? B पे मीट कर रही है। अब प्रूफ में चलिए, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, यानी कि BAD CAD, इस दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल C कहाँ से आया भाई? गिवन है तो गिवन लिख दिए। उसके बाद BAD एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD क्यों आया है? बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये एंगल इसके गिवन है और ये एंगल BAD यानी कि ये छोटा वाला एंगल जो है CAD इस एंगल के बराबर है। और साथ ही आपको AD जो है सो कॉमन साइड है तो लिख देंगे AD इक्वल टू AD कॉमन, ये कॉमन हो गया आपका। देयरफॉर देखिए अब एंगल इसका और इसका सेम, ये एंगल इसका सेम, ये साइड सेम, तो एंगल साइड, देयरफॉर बाय AAS ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और CPCT से अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CPCT प्रूफ्ड। इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ्ड हो गया। अब थ्योरम 7.4। थ्योरम 7.4, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle then two triangles are congruent। ये स्टेटमेंट इसका क्या है? पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं इसका। सपोज कीजिए कि दो ट्राइंगल आपको दिया गया है, एक ट्राइंगल का नाम आपको ABC है और दूसरे ट्राइंगल का नाम DEF है। इस दोनों ट्राइंगल में आपको और क्या क्या दिया गया है कि ये साइड इसके बराबर है, सिलेक्ट कर लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये साइड जो है सो इसके इक्वल है, सपोज कीजिए ये 3 सेंटीमीटर दोनों है, और ये साइड जो है सो इसके इक्वल है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं ना कि ये साइड इसके इक्वल है, AB इक्वल टू DE है, AC इक्वल टू DF है, BC इक्वल टू EF, यानी कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड उस ट्राइंगल यानी कि ABC के तीनों साइड DEF के तीनों साइड कोरिस्पोंडिंग साइड के इक्वल है। तो प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टेटमेंट लिखिए।
स्टेटमेंट देखिए पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेटमेंट के बाद आप क्या लिखिएगा, गिवन दैट लिखिएगा। गिवन दैट में क्या लिखना है, क्या दिया गया भाई, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, केवल ये वाला पोर्शन देखिएगा DEF, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो ABC एंड DEF इन विच AB इक्वल टू DE, यानी कि ये साइड इसके बराबर है, AC इक्वल टू DF और BC इक्वल टू EF है। RTP क्या है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, यानी कि ABC और DEF में AB इक्वल टू DE है, AC इक्वल टू DF है और BC इक्वल टू EF है। प्रूव क्या करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन हम कुछ ऐसा करें, कंस्ट्रक्शन करने का यहाँ पर्पस ये है कि इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ लाना है, ठीक, किसी भी वे से। ऐसा सोचिए कि एक ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है जो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। आप SAS रूल पढ़े हैं ना, कुछ ऐसा करें कि यहाँ SAS अप्लाई हो जाए। देखिए EF इक्वल टू BC है, तो ये साइड हो गया। अब यहाँ से इस साइड से हम एक ऐसा एंगल ये बनाएं कि इसके इक्वल हो जाए और इसको, यानी कि और ये जो साइड ये EG है ना, EG AB के बराबर हो जाए। मतलब E से हमको एक ऐसा का लाइन खींचना है ताकि ये जो एंगल है ये GEF एंगल हो जाए इस एंगल B के बराबर और ये EG की जो लेंथ है AB के बराबर हो जाए। ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो देखिए क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इस दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ में चलिए, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, यानी कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। आइए देखिए कंस्ट्रक्शन जो किए थे, ई से हम जो ये लाइन खींचे थे इस तरह से खींचे थे कि EG बराबर AB था, पहले ही हम आपको बताए हैं, और ये एंगल बराबर ये एंगल था। GF को ज्वाइन कर देंगे और DG को भी ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में इसलिए हम लिखे हैं थ्रो ई यानी कि यहाँ से थ्रो ई, ड्रॉ लाइन EG such that angle B equal to angle E and EG equal to AB, join GF and DG। इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में देखिए कैसे कैसे, ये दो ट्राइंगल लीजिए, ABC ले लीजिए और EGF ले लीजिए। देखिए ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो भैया AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू EG है, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको जो है सो एंगल B इक्वल टू किसके होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल GEF होगा बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको BC इक्वल टू EF होगा, क्यों होगा भाई, ये तो गिवन ही है आपको, तो BC इक्वल टू EF यहाँ लिख दीजिए आप गिवन। तो इस तरह से इस दोनों ट्राइंगल में देखिए AB इक्वल टू EG कंस्ट्रक्शन से, एंगल B इक्वल टू एंगल GEF कंस्ट्रक्शन से, और BC इक्वल टू EF हो गया, यानी कि साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GEF, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या क्या होगा भाई, ये देखिए ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले तो AC बराबर GF हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट AC इक्वल टू GF। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल EGF, ये दोनों क्यों हुआ, बाय CPCT, ये भी होगा बाय CPCT। चलिए अब हमको क्या करना है, अब आप ऐसे समझिए AC इक्वल टू आया आपका GF, बट AC इक्वल टू पहले से क्या दिया है, DF के बराबर है। तो आप लिखिए सिंस AC इक्वल टू GF बट AC इक्वल टू DF गिवन, तो यहाँ गिवन लिख लीजिए। देखिए AC इक्वल टू GF आप जस्ट प्रूफ किए हैं, तो यहाँ लिख लीजिए जस्ट प्रूफ। तो AC इक्वल टू, देखिए AC इक्वल टू GF है बट AC इक्वल टू DF पहले से दिया हुआ है, गौर कीजिएगा जरा सा। AC जो है सो GF के बराबर है
और पहले से क्या दिया गया है ये अभी ये प्रूफ किए हैं, ए सी इक्वल टू जी एफ। क्यों है? क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ए सी इक्वल टू जी एफ होगा ना। तो ए सी इक्वल टू जी एफ है, यानी कि ये साइड बराबर ये साइड है। बट पहले से आपको दिया गया है कि ए सी किसके इक्वल है? डी एफ के इक्वल है। तो अब देखिए ए सी इसके भी इक्वल है और ए सी डी एफ के भी इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी यानी कि सॉरी ए सी नहीं जी एफ इक्वल टू डी एफ। देखिए जी एफ इक्वल टू डी एफ हो गया। तो इससे देखिए इस ट्राइंगल में डी जी एफ में, तो ट्राइंगल डी जी एफ में देखिए जी एफ इक्वल टू डी एफ है तो एंगल क्या हो जाएगा भाई? एफ जी डी इक्वल टू एंगल जी डी एफ। ध्यान दीजिए, फिर से समझिए इसको। ए सी इक्वल टू जी एफ प्रूफ किया आप अभी। कैसे हुआ? ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए सी बराबर जी एफ। बट आपको पहले से ही क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू डी एफ। तो देखिए ए सी जी एफ के भी इक्वल है, ए सी डी एफ के भी इक्वल है। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको डी जी एफ, इस ट्राइंगल में देखिए ए सी बराबर ये और ए सी बराबर ये, यानी कि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में यानी कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे जी एफ बराबर डी एफ। और ये दो साइड यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट एंगल भी तो सेम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखे एंगल एफ जी डी, यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल जी डी एफ, दिस एंगल। इस तरह से ये दोनों एंगल सेम हो गया। सिमिलरली आप देखिए, सिमिलरली क्या है भाई? सिमिलरली देखिए डी ई बराबर क्या हो जाएगा? ई जी हो जाएगा। सिमिलरली डी ई इक्वल टू ई जी, तो ई जी लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल, हाँ भैया जी एफ, यानी यहाँ पे आप क्या लिखे थे? कौन सा एंगल लिखे थे? एफ जी डी ना। तो यहाँ ई जी डी लिखिए, ई जी डी इक्वल टू एंगल ई डी जी, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अब इसको 1 लेट कर लीजिए, इसको 2 लेट कर लीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखिए नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो देखिए क्या क्या मिलता है आपको। एंगल एफ जी डी इक्वल टू एंगल है आपका जी डी एफ। एंगल ई जी डी इक्वल टू एंगल ई डी जी। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एफ जी डी। तो एफ जी डी देखिए, एफ जी डी मतलब ये एंगल, ये बराबर ये। फिर हमने लिखा है देखिए इसके सामने ये वाला एंगल है ना, तो ये यहाँ पे अभी हम लिखेंगे यानी कि एफ जी डी अगर ये लिए तो ये वाला एंगल लिखना है, ताकि सामने सामने जोड़ने के बाद ये बड़ा वाला एंगल आ जाए। तो एफ जी डी इक्वल टू ई डी जी। देखिए अब ऐड कीजिएगा तो आएगा एंगल एफ जी डी प्लस एंगल ई जी डी इक्वल टू एंगल जी डी एफ प्लस एंगल ई डी जी। अब देखिए भैया इस एंगल और इस एंगल को जोड़िएगा तो क्या आएगा? ये बड़ा वाला एंगल आएगा। तो आप लिख दीजिए एंगल जी इक्वल टू, और इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये बड़ा वाला आएगा, तो एंगल डी, यानी कि जी इक्वल टू डी हो गया। ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। बट आप देखिए ये जब ये एंगल इसके बराबर हो गया और पहले आप क्या किए थे? ए बी सी को ई जी एफ से कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो लिखिए यहाँ पे बट एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। Why? Because a triangle ABC congruent triangle GEF। ठीक, तो अब देखिए ए जी के बराबर है, ये पूरा एंगल है ना, ये जी, ये बड़ा वाला, तो इस जी के बराबर है ये ए, और ये जी किसके बराबर हुआ? डी के बराबर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यानी कि ये बराबर एंगल ये हो गया, यानी कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखिए ये दो ट्राइंगल में कैसे हम एस अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखिए क्या क्या आया आपको? ए बी इक्वल टू, तो आपको पहले से ही ना डी ई दिया हुआ है, तो ये तो गिवन ही हो गया आपको। उसके बाद एंगल ए इक्वल टू एंगल डी जस्ट प्रूव किए हैं आप, तो लिख लीजिए जस्ट प्रूव। उसके बाद
AC इक्वल टू DF ये भी आपको गिवन है। तो देयरफॉर बाय, देखिए ये इक्वल टू ये गिवन है, ये एंगल बराबर ये एंगल अभी आपने प्रूव किया, और AC इक्वल टू DF भी गिवन है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, मतलब हम इतना जो कंस्ट्रक्शन किए ना उसमें मेनली हम क्या किए, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किए कि ये ट्राइंगल जो है सो यहाँ पे आ जाए, यानी कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाएंगे। तो उसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन किए थे, याद है ना, कि यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचेंगे कि इस लाइन की लंबाई AB के बराबर हो और ये एंगल जो है सो इसके बराबर हो रहा है। FG को ज्वाइन कर दिए थे और DG को ज्वाइन कर दिए, तो इस तरह से ये ट्राइंगल यहाँ आ गया था। फिर क्या किए, इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, जो ही कॉन्ग्रुएंट किए तो ये AC और ये GF जो है सो इक्वल हो गया था, और AB तो पहले से ही EG के बराबर था। DG को ज्वाइन किए और क्या कर दिए भैया हम कि AC GF बराबर होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AC बराबर GF होगा, बट आपको AC बराबर DF दिया था। इस तरह से ये साइड बराबर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया था। सिमिलरली ये साइड जो है सो इसके बराबर है और ये साइड फिर इसके बराबर है, तो ये दोनों साइड भी यानी कि ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये पूरा एंगल इसके बराबर हो गया, बट ये पूरा एंगल तो इसके बराबर है और ये पूरा एंगल इसके बराबर भी है, तो ये दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएगा। और जो ही सेम हो जाएगा तो देखिए साइड एंगल साइड अप्लाई हो जाएगा। तो हम जो इतना कंस्ट्रक्शन किए, यानी कि इस ट्रायंगल को यहाँ बनाए, फिर जो है ये एंगल बराबर ये एंगल, सबका रिजल्ट क्या आया कि ये दोनों एंगल सेम हो गया। ये दोनों एंगल सेम हो गया तो ऐसे ऐसे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेटर होगा। थ्योरम 7.5 क्या है, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। यानी कि आपको क्या दिया गया है इस थ्योरम में, इस थ्योरम में आपको दो राइट ट्राइंगल दिया गया है। दो राइट ट्राइंगल कौन कौन सा लिए, सपोज कीजिए ABC ले लेते हैं और DEF ले लेते हैं, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसमें ये B 90 है, इसमें ये E 90 है। अब BC इक्वल टू EF है, AC इक्वल टू DF है, यानी कि एक दो राइट एंगल ट्राइंगल ली जिसमें एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनस इक्वल है। तो प्रूव करना है आपको दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए ट्राइंगल ABC में B 90 और ट्राइंगल DEF में E 90, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना। फिर BC इक्वल टू EF तो वन साइड इक्वल हुआ, AC इक्वल टू DF यानी कि हाइपोटेनस इक्वल हुआ। तो दो राइट ट्राइंगल लेना है जिसमें इसका वन साइड उस दूसरे राइट ट्राइंगल के वन साइड के इक्वल हो और पहले वाले का हाइपोटेनस दूसरे वाले के हाइपोटेनस के इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेगा, गिवन दैट, जैसे सारे थ्योरम में लिखते आए हैं। तो गिवन दैट में क्या दिया गया भाई, दो राइट ट्राइंगल ABC एंड DEF, तो लिखेगा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF राइट एंगल एट B एंड E रेस्पेक्टिवली एंड BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF। तो गिवन दैट हो गया दो राइट ट्राइंगल ABC DEF, जिसमें एक ABC में B 90 है और DEF में E 90 है, BC बराबर EF है, AC बराबर DF है। अब प्रूफ क्या करना है, तो RTP में लिखिएगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। अब कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इससे पिछले वाले थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन किए थे, क्या पर्पस था मेरा कि इस ट्राइंगल को यहाँ ले आना। तो उसके लिए क्या किए थे, यहाँ से हम एक ऐसा लाइन खींचे थे जो AB के बराबर हो, और ये एंगल यानी कि यहाँ से जो ये लाइन खींचे थे तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बना था ये एंगल इसके बराबर हो। ये दो बात का ध्यान रखना था। यहाँ पे देखिए सिर्फ इस DE को हम प्रोड्यूस कर दें इधर तो एंगल अपने आप सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, DE को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए DE को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो DE को ऐसे करके आगे प्रोड्यूस कीजिए। कितना प्रोड्यूस कीजिएगा इसको, तो इस तरह से प्रोड्यूस कीजिए। सपोज कीजिए ये F है तो EF जो है सो AB के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस DE अप टू F, सॉरी F नहीं, F तो वहाँ ले लिया, तो यहाँ G ले लेते हैं। DE अप टू G सच दैट AB इक्वल टू EG एंड ज्वाइन
ज्वाइन किसको करना है भाई, जी को एफ से, तो जी को एफ से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन जी टू एफ, हो गया, जी एफ को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे इधर की ओर, तो ये 90 है तो ये ऑलरेडी 90 हो जाएगा, इसलिए हमको ये एंगल के बराबर ये एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा पिछले में किए थे। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, तो BC इक्वल टू EF जो कि गिवन है आपको, AB इक्वल टू EG आपने कंस्ट्रक्शन किया है, अभी आपने प्रोड्यूस किया ना इसको DE को G तक, ताकि EG AB के बराबर हो। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में AB इक्वल टू EG बाई कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल टू EF गिवन, ये एंगल B 90 है, इसका भी ये एंगल ये अपने आप 90 हो जाएगा। आप लीनियर पेयर पढ़े हैं ना कि ये एंगल 90 है, दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। तो इस तरह से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, तो ABC या GEF में देखिए BC इक्वल टू क्या है, EF के बराबर है, क्यों है, गिवन है ये, ठीक। AB इक्वल टू किसके है, तो AB इक्वल टू जो है सो GE के बराबर होगा, क्यों है भाई, कंस्ट्रक्शन से है, तो लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल B इक्वल टू एंगल GEF क्यों है, तो ईच इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि ये AB EG के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, BC EF के बराबर, और ये 90 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई, इससे क्या रूल हो, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GEF, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा भाई कि AC किसके बराबर हो जाएगा, GF के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट AC इक्वल टू GF बाय CPCT, यानी कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस सेम हो जाएगा, AC इक्वल टू GF। बट आपको गिवन क्या है, AC इक्वल टू DF, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम AC इक्वल टू DF, देखिए AC GF के बराबर हुआ और गिवन है AC इक्वल टू DF, यानी कि ये जो AC है इसके भी इक्वल है और ये ही AC DF के भी, यानी कि ये AC इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये GF और DF क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट GF इक्वल टू DF। अब देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट इन ट्राइंगल DGF एंगल FGE मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल D ये एंगल है, ये दोनों एंगल सेम हो गया, ठीक। अब बट आप ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे ना पहले, तो कॉन्ग्रुएंट किए थे तो A और G भी बराबर होगा ना CPCT से, बट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF, देयरफॉर एंगल G बराबर एंगल A। अब इसको 1 लेट कर लेते हैं, इसको 2 लेट कर लेते हैं। नाउ combining equation 1 and equation 2 we get, क्या गेट करते हैं भैया, देखिए A बराबर G है और G बराबर D है, तो A बराबर D, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D। ध्यान से फिर से देखिए A G के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और G बराबर D है क्योंकि ये DF बराबर GF है, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हुआ और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये एंगल क्यों इसके इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हम पहले प्रूफ किए हैं। तो इस तरह से देखिए ये इसके भी इक्वल है और ये ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि A और D आपस में बराबर हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इस दोनों में कंपेयर कीजिए आप। एंगल A इक्वल टू अभी जस्ट प्रूव किया है एंगल D, तो जस्ट प्रूव लिख लीजिए, जस्ट प्रूव। उसके बाद
आपको क्या है भैया, उसके बाद जो है सो एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल ई के, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, यानी कि ये एंगल जो है सो इसके बराबर है। ए सी इक्वल टू डी एफ आपको गिवन है। तो देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, देयरफॉर बाय ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब थ्योरम 7.6, थ्योरम 7.6 एक्चुअली में ये इनइक्वालिटीज है। तो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। देखिए ये ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए आप। ए बी सी में देखिए ए बी और ए सी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड अनइक्वल हो तो बड़े साइड के अपोजिट एंगल, देखिए ए सी को बड़ा माने ना, तो ये एंगल इसका अपोजिट कौन हो गया, बी, और छोटे साइड के अपोजिट एंगल कौन हो गया, ये सी। तो अगर ये साइड बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल जो बी है, ये साइड ए बी छोटा है तो इसका अपोजिट एंगल सी से बड़ा होगा। यानी कि बड़े साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा छोटे साइड के अपोजिट एंगल से। तो ये प्रूव कर रहा है हमको। तो गिवन दैट में क्या लिखेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपने क्या इस ट्राइंगल में देखा कि ए सी ग्रेटर था, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो आर टी पी क्या है, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। अच्छा देखिए ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, तो ए सी पर एक ऐसा पॉइंट तो हम ले सकते हैं ना कि वो ए बी के बराबर हो जाए। सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं ई, तो ई इस तरह से लिए कि ए ई बराबर क्या हो जाए, ए बी के हो जाए, और बी को ई से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन में आइए, कंस्ट्रक्शन में आप लिखिएगा टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट on AC, take a point E on AC, sorry, take a point E on AC such that AE equal to AB and join BE, B को इसे ज्वाइन कर दीजिए। नाउ प्रूफ, नाउ अब प्रूफ में चलिए। इन ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि ए बी ई में देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ई लिए ताकि ए ई बराबर ए बी हो जाए, क्योंकि ए सी बड़ा था तो इस पे एक ऐसा पॉइंट हम ले सकते हैं। तो ए ई बराबर ए बी हो गया। तो अब ये ए बी ई ट्राइंगल में चलिए। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, देखिए ए बी बराबर ए ई, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई। कैसे हुआ ये, तो बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अगर देखिए ये इक्वल टू ये होगा, आप इस पार्ट को भी भूल जाइए कुछ देर के लिए, केवल ये वाला ट्राइंगल याद रखिए। इसमें ये बराबर आप ये लिए हैं, तो ये एंगल जो ये है यहाँ पे हम इसको 1 दे देते हैं। तो एंगल 1, ध्यान दीजिएगा एंगल 1 मतलब ये छोटा सा एंगल, और ये एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ये, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाई दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये ए ई और ए बी आपस में बराबर है, यानी कि ये अगर यदि 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक, तो देखिए ये दोनों एंगल बराबर हो गया। बट एंगल 2 को जरा देखिए, वाच कीजिए। अब सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए, ई बी सी को, इस ट्राइंगल का ये कौन सा एंगल है, ई बी सी का ये एक्सटीरियर एंगल है। और आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। नहीं जानते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं, इसको देख लीजिए आप। ये एंगल हो गया ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये ए बी सी है ना, तो ए बी सी ट्राइंगल में इस बी सी को प्रोड्यूस कर दिए तो यहाँ पे जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल इस दो एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि इस दोनों को ऐड कीजिएगा तब ये आएगा। तो अब भैया ये दोनों के सम के बराबर है ना, तो अकेले इस दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। उसी तरह से ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सो इस दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर हो रहा है। तो अकेले सिंगल सिंगल लीजिएगा तो ये अकेले में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि दिस एंगल ग्रेटर देन दिस
एंड दिस एंगल ऑल्सो ग्रेटर देन दिस। तो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल से ऑलवेज ग्रेटर होते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं दो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर। तो अगर हम एक अपोजिट इंटीरियर एंगल लें तो उससे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल 2 जो है, एंगल 2 ये हो गया आपका। तो एंगल 2 जो है इस ट्राइंगल का ये CE साइड को प्रोड्यूस किए तब ना बना है। तो ये एंगल 2 जो हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल C होगा, बट एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल C। तो देखिए ये एंगल बड़ा हो जाएगा और ये एंगल छोटा हो जाएगा। अच्छा एंगल 2 C से बड़ा है, ये C से बड़ा है और ये 2 1 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा कि ये 1 और 2 बराबर है और ये एंगल इससे बड़ा है। तो देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो 2 ग्रेटर देन एंगल C हो गया और 2 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल C भी होगा, क्योंकि 2 और 1 बराबर है और 2 बड़ा है C से और 2 के बराबर 1 है, तो 1 भी ग्रेटर होगा C से। तो 1 एंगल 1 देखिए ये एंगल ना हुआ एंगल 1, तो एंगल 1 ग्रेटर हो गया एंगल C से। अच्छा एंगल 1 से भी बड़ा तो ये वाला एंगल है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लाइनिंग देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल C। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल EBC, एंगल EBC, यानी कि C से बड़ा है 1 और 1 से भी बड़ा है एंगल ABC। देखिए तो C से बड़ा हुआ 1 और 1 से भी बड़ा हुआ ABC, तो इसका मतलब ABC C से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल C। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। अब 7.7 थ्योरम 7.7, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि 7.6 का ये कन्वर्स है। 7.6 में था उसका जस्ट अपोजिट समझिए। देखिए इस ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है कि एंगल B जो है सो बड़ा है, यानी कि इसका वैल्यू बड़ा है इसका वैल्यू छोटा है, यानी कि एंगल B ग्रेटर देन एंगल 2। तो गिवन दैट में लिखिए ट्राइंगल ABC इन व्हिच एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। एंगल 1 इसको हम B को अगर 1 मान लें इसको 2 मान लें तो 1 ग्रेटर देन 2। और RTP क्या है, तो एंगल B का अपोजिट यानी कि लॉन्गर एंगल का अपोजिट साइड AC ग्रेटर देन AB। तो देखिए AC हमको प्रूव करना है कि AC बड़ा है AB छोटा है, तो हम मान लेते हैं। देखिए 3 ही पॉसिबिलिटी आपके पास है, तो AC और AB में कंपेयर कीजिए तो या तो AC AB के बराबर होगा, या AC बड़ा होगा और AB छोटा होगा, या AC स्मॉलर होगा और AB ग्रेटर होगा। 3 ही पॉसिबिलिटी। 2 लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है, उसके लेंथ के बारे में आपको पता नहीं है, तो या तो दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे या एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यही मतलब अगर ये AC बड़ा है AB से तो ये भी पॉसिबिलिटी है, AC बराबर AB हो ये भी पॉसिबिलिटी है, और AC स्मॉलर है AB यानी कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। 3 पॉसिबिलिटीज है, तो तीनों पॉसिबिलिटी को लेके देखेंगे। तो RTP में है AC ग्रेटर देन AB, तो केस 1 में आइए, इफ पॉसिबल लेट AC इक्वल टू AB। AC इक्वल टू AB है। देखिए AC और AB जब ये बराबर होगा तो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। पढ़े ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि ये दोनों जब ये AC और AB बराबर होगा तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, और आइसोसेलेस होंगे तो बेस एंगल सेम हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। दिस कंट्राडिक्ट्स द गिवन हाइपोथेसिस। तो दिस कंट्राडिक्ट्स the given hypothesis। therefore देखिए यानी कि B इक्वल टू C हो गया। आपको गिवन हाइपोथेसिस क्या है कि B ग्रेटर देन C। तो गिवन हाइपोथेसिस दैट B ग्रेटर देन एंगल C। therefore AC is not equal to AB। यानी कि AC इक्वल टू AB लिए तो आप जो सपोज किए AC इक्वल टू AB, तो B बराबर C हो गया, बट दिया है B बड़ा है और C छोटा है, आपको आया है B बराबर C और गिवन है B बड़ा C छोटा, तो इस कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। और कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगी
तो इसका मतलब आप जो माने थे वो सही नहीं है, AC बराबर AB नहीं है। तो केस 1 में देख लिए कि हमने मान के देखा कि AC बराबर AB, तो वो गलत हो गया। अब केस 2 में चलिए, केस 2 में हम लेट कर लेते हैं कि AC लेस देन AB, तो AC लेस देन AB है। चलिए, तो AC लेस देन है यानी कि AC छोटा है और AB बड़ा है। तो AC अगर छोटा है, देखिए AC छोटा है और AB बड़ा है, तो AC छोटा है और AB बड़ा है, इसका मतलब छोटे, अभी जस्ट जो थ्योरम इससे पीछे वाला प्रूव किए थे कि स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल जो है स्मॉलर होते हैं, तो अगर हम AC को स्मॉलर लेते हैं तो उसका अपोजिट एंगल 1 है, तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल 1 लेस देन एंगल 2, यानी कि इसको 1 को हम B ही लिखिए, तो चलिए B लेस देन एंगल C हो गया। बट आपको गिवन क्या है, बट गिवन दैट एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, आपको दिया है कि B बड़ा है C छोटा है, आया है B छोटा और C बड़ा, ठीक है ना, पीछे वाला थ्योरम यूज करके किया है, तो ये भी कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट AC व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, तो व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर supposition, therefore AC is not less than AB, ये AB के बराबर से छोटा नहीं होगा, तो न छोटा हुआ और न ही बराबर हुआ, तो न छोटा है न बराबर है, तो होगा क्या भैया, बड़ा होगा ना। तो इस तरह से ये प्रूव होता है, दिस इम्प्लाई दैट AC इज ग्रेटर देन AB, प्रूव्ड। ठीक, थ्योरम 7.8 बेहद आसान है, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए इसका, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ना। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं हम, इसका कुछ नाम रख दीजिए आप, क्या रखिएगा नाम, चलिए ABC ही रख देते हैं। इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ABC। सपोज कीजिए कि इसका ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, जो मेजरमेंट लेके हम यहाँ पे लिखे हैं उसके लिए आपको चेक करना है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC होना चाहिए, तो आप AB आप प्लस AC निकालिए। AB प्लस AC, देखिए AB कितना है 3, AC कितना है 5, तो 3 सेंटीमीटर आप प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए AB और AC को जोड़े तो कितना आया, ऐड करने पे 8 आया। अब BC आपका कितना है 4, तो ग्रेटर देन हुआ ना BC का, इसका मतलब ये कंडीशन तो ओबे करता है। अब एक कंडीशन ये ओबे कर लिया कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, तो ट्राइंगल हो जाएगा, नहीं, तीनों कंडीशन ओबे होनी चाहिए। अब दूसरा आप चेक करके देखिए, AB प्लस BC, AB प्लस BC कितना है भाई, AB आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, अब BC कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए AB प्लस BC 7 आया, थर्ड साइड क्या है 5, तो ग्रेटर देन AC। ये कंडीशन भी अप्लाई हो गया और ये भी अप्लाई हो गया। क्या ये 2 अप्लाई हो गया तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं, तीसरा भी आपको चेक करना होगा। तो तीसरा देखिए क्या है, AC और प्लस BC ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, AB के। तो AC का वैल्यू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, अब BC का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो AB प्लस BC ग्रेटर देन AB, देखिए AB 3 है तो ये भी अप्लाई हो गया। ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो बनाए वो सही है, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है। अब आप देखिए अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लें, BC को कितना ले लें 1 सेंटीमीटर ले लें, तो क्या ट्रायंगल फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है AB प्लस AC। तो AB आपका कितना है 3 सेंटीमीटर और AC आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस 5 हो गया 8 सेंटीमीटर, जो थर्ड साइड BC से क्या है ग्रेटर है। चलिए ये कंडीशन तो अप्लाई हो गया। अब AB प्लस BC देखिए, AB आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, अब BC आपका कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दीजिए, आ गया कितना आपका 4 सेंटीमीटर।
अब AC देखिए 5 सेंटीमीटर है, दो साइड को जोड़ने पे आपको 4 सेंटीमीटर है, मतलब ग्रेटर देन AC नहीं होगा, ये लेस देन AC हो गया, मतलब अब ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल नहीं बनेगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए इसको 1 ना लेके BC को हम 2 ले लेते हैं, तो अगर हम BC को 2 लेंगे तो क्या होगा, सो देखिए आपका पहला कंडीशन क्या है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, तो AB अब प्लस AC ग्रेटर देन BC, तो आप पहले AB प्लस AC निकालिए। AB आपका कितना होगा, AB आपको दिया गया है, कितना दिया गया भाई, AB आपका 3 सेंटीमीटर है, तो AB आप प्लस AC के बदले में लिखिए 3 सेंटीमीटर आप प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, तो AB आप प्लस AC 8 आया जो BC से ग्रेटर है, BC तो 2 ही है ना, तो ग्रेटर देन BC, ये कंडीशन अप्लाई हो गया। चलिए अब अगला चेक करके देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, तो AB प्लस BC, AB कितना है आपका 3, तो 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया इक्वल टू AC हो गया, इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, AC से ये बड़ा होना चाहिए था, इस दोनों को ऐड किए तो 5 आया और AC भी 5 है, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दो साइड का सम अगर तीसरे साइड से ग्रेटर हो तभी ट्राइंगल बनेगी, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं फॉर्म करेगी। अगर दो साइड का सम तीसरे साइड से स्मॉलर हो तो भी नहीं बनेगा, और दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो तो भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो आप इस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, शो देखिए। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में आप थ्योरम जस का तस आप लिख दीजिए, यहाँ देखिए थ्योरम लिखा हुआ ना, ऐसे ही आपको लिख देना है। अब आपको स्टेटमेंट के बाद क्या लिखना होता है, याद कीजिए गिवन दैट लिखना होता है, आपको याद है ना, पहले स्टेटमेंट, गिवन दैट, फिर आरटीपी, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। तो हम गिवन दैट क्या दिया गया है भैया, गिवन दैट में एक ट्राइंगल ABC, तो लिख लीजिए अ ट्राइंगल ABC। अब देखिए आरटीपी क्या है, तो सम ऑफ टू साइड्स यानी कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, AC प्लस BC ग्रेटर देन AB, यानी कि दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए BA जो साइड है ना, यहाँ से B और ये A यानी कि BA, इसको प्रोड्यूस कीजिए। कितना प्रोड्यूस कीजिएगा भैया, इतना प्रोड्यूस कीजिए कि ये जो है ना, यहाँ से यहाँ AD मान लीजिए D तक प्रोड्यूस किए, तो AD जो है ना से AC के बराबर हो जाए, यानी कि ये और ये इक्वल हो जाए। उसके बाद C को D से ज्वाइन कीजिए, तो यही बात कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ना। क्या लिखिएगा, प्रोड्यूस BA अप टू D सच दैट AD इक्वल टू AC एंड ज्वाइन CD। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब आपको प्रूफ लिखना है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में चलेंगे ACD में। तो इन ट्राइंगल ACD, अब देखिए AD इक्वल टू AC, बताइए AD इक्वल टू AC क्यों है, कंस्ट्रक्शन किया है, याद है ना। तो लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिए। उसके बाद अब देखिए अगर इस ट्राइंगल में आप सिर्फ इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिएगा ACD को, इसमें ये साइड यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इसका नाम मान लीजिए 1, इसका नाम हम रख देते हैं 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि AD इक्वल टू AC है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। नाउ अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, एंगल 2 जो है, ये देख रहे हैं एंगल 2 और ये एंगल, इसमें बड़ा कौन सा है, तो देखिए एंगल BCD। नाउ एंगल BCD मतलब हो गया, BCD मतलब ये बड़ा वाला एंगल हो गया। ये देखिए दो एंगल के सम के बराबर है, किसके किसके, BCA और ACD। इसको लिख लीजिए एंगल BCA अब प्लस एंगल ACD को आप क्या लेट किए हैं, एंगल 2, तो एंगल 2 लिख लीजिए। तो देखिए BCD जो है BCA में एंगल 2 जोड़ने के बाद बराबर हो रही है, मतलब एंगल 2 से BCD क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल 2, यानी कि BCD ये पूरा एंगल जो है ना इस 2 से बड़ा है, और 2 बराबर क्या है 1, तो आप लिख सकते हैं एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल 1। क्यों लिखे बताइए, क्योंकि 2 और 1 तो बराबर है,
2 और 1 बराबर है, 2 से बड़ा है BCD, तो इसका मतलब 1 से भी बड़ा होगा BCD, तो BCD ग्रेटर देन एंगल 1 हो गया। अब आप आइए देखिए, यानी कि ये एंगल छोटा हो गया और ये बड़ा वाला है, ये एंगल जो है सो बड़ा हो गया। और आप क्या पढ़े थे थ्योरम कि ग्रेटर एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो भी ग्रेटर होता है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आइए BCD में, नाउ इन ट्रायंगल BCD, एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल D या 1 कहिए आप, ये यहाँ 1 ही लिख देते हैं, तो एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल 1, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो BCD का देखिए इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, BD, तो दिस इंप्लाइज दैट BD ग्रेटर देन BC। ठीक, यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए BD को क्या करेंगे, BD देखिए BA प्लस AD, तो हम इसको लिख देंगे BA प्लस AD ग्रेटर देन BC, लिख सकते हैं ना भैया। देखिए BD है ना, तो BD को क्या लिख सकते हैं, BA प्लस AD लिख दिए। अब आप बताइए AD किसके इक्वल था, AD जो आपका है वो AC के इक्वल है, तो यहाँ पे AD के बदले में हम AC रख देंगे, तो BA प्लस AC ग्रेटर देन BC। इस तरह से देखिए BA अब प्लस AC, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BO को AB लिख सकते हैं, तो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। ये प्रूव्ड हो गया ना आपका। अब आप लिख लीजिए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, आपको कंडीशन आया है AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, तो जो बचा हुआ वो लिख दीजिए AB प्लस BC ग्रेटर देन AC एंड AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। इस तरह से आपका थ्योरम 7.8 कंप्लीट हुआ। कितना इजी था। अगले वीडियो में मैं आपको NCERT की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी बताएंगे, तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।